नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकट मोचन आईएएस में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हम लोगों ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के बारे में समझा था और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जो है भारत का भौतिक स्वरूप शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 किलोमीटर है, इसके 10.7% भाग पर पर्वत पाया जाता है और इसके 18.6% भाग पर जो है पहाड़ी पाया जाता है और इसके लगभग 27.7% भूभाग पर जो है पठार पाया जाता है और इसके लगभग 43% भूभाग पर जो है मैदान पाया जाता है। और हमारे भारत को जो है धरातलीय स्वरूप और भौतिक रचना के आधार पर जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर 4 नंबर पे आता है मरुस्थल, फिर 5वें नंबर पे आता है तटीय मैदान, फिर 6ठे नंबर पे आता है द्वीप समूह। तो इसके अंतर्गत जो है मैं सबसे महत्वपूर्ण जो है यह पर्वत है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को हिमालय के बारे में पढ़ना है तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना है। हम पहले जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, पठार आदि को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है हिमालय और पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक करके सबका लोकेशन देख लेते हैं, आखिर वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, फिर एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हिमालय है वह हमारे भारत के सबसे उत्तर में इस प्रकार से स्थित है। भारत के उत्तर में जो इस प्रकार से हमारा जो हिमालय स्थित है और फिर भारत हिमालय के जस्ट बाद जो आता है यह आता है मैदान, जिसका जो निर्माण है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसके जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारे भारत का जो है सबसे पुराना हिस्सा है और बाकी बात का जो निर्माण हुआ है बाकी धरातलीय स्वरूप का, वो प्रायद्वीपीय पठार के बाद ही हुआ है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है और पश्चिमी तट पर जो है पश्चिमी घाट पाया जाता है और पूर्वी तट पर जो है पूर्वी घाट पाया जाता है। और पश्चिमी तट के इस तरफ का जो हिस्सा है यह तटीय मैदान कहा जाता है और इस तरफ का भी जो हिस्सा है पूर्वी तट के, वो तटीय मैदान कहा जाता है। और फिर वो द्वीप समूह जो है हमारे अरब सागर में एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह स्थित है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और एक जो मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो यह भारत के राजस्थान में फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो आइए हम एक एक करके सबसे पहले मैदान के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। नदियों के द्वारा निर्माण होने के कारण जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण जो यहाँ पे कृषि जो है अच्छे मात्रा में होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयोगी होता है, उपजाऊ होता है। और यहाँ पर क्योंकि कृषि अधिक मात्रा में होता है तो कृषि जहाँ पर अधिक होता है वहाँ पर जो जनसंख्या का निवास भी अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। तो इसलिए जो है हमारे गंगा के विशाल मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो है हमारा कृषि अधिक होता है और जनसंख्या भी अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं थार मरुस्थल की, तो मरुस्थल जो हमारे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो भारत के राजस्थान में जो फैला हुआ है इसे हम बोलते हैं थार मरुस्थल, और ये पाकिस्तान में जो फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैले हुए मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे द्वीप समूह के। हालांकि आगे चल के जो है हम द्वीप समूह के बारे में एक अलग वीडियो लाएंगे, जिसके बारे में हमें जो है एक अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है और एक बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अरब सागर में जो हमारे देश का जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में जो फैला हुआ है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है यह जो है भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। बाकी बात जो हिमालय और गंगा का मैदान आदि का जो निर्माण हुआ है यह प्रायद्वीपीय पठार के काफ़ी बाद में हुआ है। सबसे पहले जो निर्माण हुआ है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही निर्माण हुआ है और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है।
और ये पठार के अंतर्गत जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अनेक सारे छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार को जो है पठारों का पठार कहा जाता है। और यहाँ पे जो है देखते हैं हम लोग कौन कौन सा पठार पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक अरावली पर्वत श्रेणी पाया जाता है, जो कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पाया जाता है। फिर इसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर उत्तर मध्य प्रदेश के आसपास जो है विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। फिर इसके जस्ट नीचे जो है सतपुड़ा पाया जाता है, और इसके जस्ट नीचे अजंता की गुफाएं पाई जाती, अजंता की पहाड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है मालवा का पठार पाया जाता है। फिर यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है, यहाँ बघेलखंड का पठार पाया जाता है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। और इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो है हमारे मेघालय में भी है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सब जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप पाया जाता है, दक्कन प्लेटू कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे जो है अनेक सारे पठार भी पाए जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। और यह भारत का सबसे प्राचीन। और अगर हम बात करते हैं तटीय मैदान की, तो हमारा जो तटीय मैदान है यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो साइड में समुद्र से जो लगा हुआ भाग है, इसे हम बोलते हैं तटीय मैदान। हालांकि तटीय मैदान के बारे में उतना महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इसका हम जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे तो वही हमको उसके अंतर्गत पढ़ना है। और इसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर प्रायद्वीप किसको कहते हैं। तो प्रायद्वीप जो मतलब तीन तरफ से जल से जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे हमारे जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। सबसे पहले हमारे पश्चिम में जो है इधर आता है अरब सागर, इस तरफ आता है बंगाल की खाड़ी, और नीचे जो है हिंद महासागर आता है। तो तीन तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पठार भी पाया जाता है, इसलिए इसे जो है प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय जो है हमारे भारत के उत्तर में स्थित है। हमारा यह जो है दक्षिण भारत का हिस्सा है, और यह हमारे उत्तर भारत का हिस्सा है। मैं दक्षिण भारत का बना लेता हूँ दोस्तों, लेकिन उत्तर भारत का मेरे से नहीं बनता है फिगर, इसलिए हम सिर्फ दक्षिण भारत को लेकर ही समझेंगे। तो हम देखते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय जो है हमारे भारत में हिमालय का जो विस्तार है वो कुल 2400 किलोमीटर में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक यह जो है कुल 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो पश्चिमी जो सीमा है, जो पश्चिम में जो इसका सीमा है वह नंगा पर्वत है, वह नंगा पर्वत। और पूर्व में जो इसका सीमा है यह नामचा बड़वा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हिमालय है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक कुल 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका यदि औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो इसका जो औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है। और अगर हम बात करते हैं हिमालय को, तो हिमालय को जो है सबसे विश्व का सबसे युवा और नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो इसे नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं और यह विश्व का सबसे युवा पर्वत क्यों है, इसके बारे में हम समझते हैं। आज हम अपने पृथ्वी की स्थिति देख रहे हैं कि स्थलखंड जगह जगह पे फैला हुआ है और जलखंड भी जगह जगह पे फैला हुआ है। तो हमेशा से हमारी पृथ्वी का स्थिति वैसा नहीं था, बल्कि हमारा जो पृथ्वी था यह पहले गोल था और सारा स्थलखंड एक ही जगह पे पाया जाता था। इस स्थलखंड को जो है पेंजिया कहा जाता था, और इसके चारों तरफ जो है जल पाया जाता था। इस जल को जो है पैंथालासा कहा जाता था। और धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये पेंजिया में जो है दरार पड़ना शुरू हुआ। जब दरार पड़ना शुरू हुआ तो ये दो भागों में टूटा। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा गया, और दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। तो उत्तरी भाग से जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि का निर्माण हुआ, और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड था उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका, और ऑस्ट्रेलिया आदि का निर्माण हुआ। और जब इसमें दरार हुआ तो भारत जो है एक अफ्रीका से एक भारतीय प्लेट जो है टूटकर अलग हुआ। जब भारतीय प्लेट जब टूटकर अलग हुआ तो ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ऊपर जा रहा था, और उस तरफ से जो है यूरेशियन प्लेट, जो कि आज एशिया और यूरोप का जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से यह भारतीय प्लेट जो है जाकर टकरा गया। अभी जहाँ पर हम देख रहे हैं हिमालय को, वहाँ पर पहले हिमालय नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक टेथिस सागर था। तो जब यह जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, ये यहाँ पे जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इस दोनों के टकरार में जो वलन पैदा हुआ। जब वलन पैदा हुआ तो एक दूसरे को धकेल रहे थे। एक दूसरे को धकेलने के क्रम में जो है यहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ, और टेथिस सागर के मलबे के ऊपर ही जो है हमारा हिमालय का जब निर्माण हुआ। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे वलन पड़ा और यहाँ पे फोल्ड होते 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 हिमालय का निर्माण हो गया। इसलिए जो है हमारे हिमालय को जो है फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है, और यह जो है विश्व का सबसे नवीन वलित युवा पर्वत है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं हिमालय के विभाजन के बारे में। तो हमारे हिमालय को जो है दो प्रकार से बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्रादेशिक आधार पर, पहला बांटा गया प्रादेशिक आधार पर, और फिर बांटा गया भौगोलिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर इसका विभाजन जो है सर सिडनी बुर्राट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिडनी बुर्राट के द्वारा किया गया था। और प्रादेशिक आधार पर हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला जो भाग है इसे बोलते हैं पंजाब हिमालय, फिर बोलते हैं कुमायूं हिमालय, फिर आता है नेपाल हिमालय,
और सबसे अंतिम में आता है असम हिमालय। तो प्रादेशिक विभाजन बोलने का मतलब होता है कि यह यहाँ का जो सीमा है वह हमारे नदियों के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि हमारा ये भारत है, सबसे इस तरफ जो है सिंधु नदी बहता है, फिर यहाँ पर आता है सतलज नदी, फिर यहाँ पर आता है काली नदी, फिर यहाँ पर आता है तीस्ता नदी, और फिर इस तरफ आता है दिहांग नदी। तो ये सिंधु से लेकर सतलज तक का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेकर जो काली नदी का हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक का जो हिमालय है इसे हम बोलते हैं असम हिमालय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय जो है हमारा वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक कुल 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत श्रेणी आता है? तो सबसे पहले आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। और पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी आते हैं। और फिर हम देखते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है हमारा, कुमायूं हिमालय हमारा सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत जो है कामेत, त्रिशूल तथा नंदा देवी जैसी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय जो है हमारा काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक कुल 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत जो विश्व की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे आता है माउंट एवरेस्ट, फिर आता है माउंट मकालू, फिर आता है कंचनजंगा, फिर आता है अन्नपूर्णा। ये सब जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो हमारा जो असम हिमालय है वह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक लगभग 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत एक पर्वत याद रखना है हमको, नामचा बड़वा पर्वत। नामचा बड़वा पर्वत फैला हुआ है। और अगर हम देखते हैं, फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं, पंजाब सबसे पहले हमारा जो है हिमालय को जो प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक कुल 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब पंजाब हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर ये श्रेणियाँ आती हैं। फिर इसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है हमारा सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और कुमायूं हिमालय के अंदर कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है हमारा काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और नेपाल हिमालय के अंतर्गत विश्व की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ये सब जो है माउंट नेपाल के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय के अंतर्गत जो है यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक फैला हुआ है और ये 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। और असम हिमालय के अंतर्गत हमें केवल एक पर्वत याद रखना है, नामचा बड़वा। तो अब हम बात करते हैं हिमालय के भौगोलिक विभाजन की। तो हमारे हिमालय को जो है भौगोलिक आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर भी हमारे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय। फिर आता है हमारा इसे जो है वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय को जो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा शिवालिक। और शिवालिक के बाद हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। शिवालिक के बाद हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये विशाल मैदान जो हमारे हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन शिवालिक के जस्ट बाद जो है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। तो भौगोलिक आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर शिवालिक। और जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो है एक सीमा रेखा पाया जाता है इन दोनों के बीच में। तो इस सीमा रेखा को जो है इंडो तिब्बतन सचर जोन बोला जाता है। और महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय लघु हिमालय के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
और लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है उसे हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर शिवालिक और विशाल मैदान, शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी एक रेखा अलग करता है, जिसे हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में जो है इंडो तिब्बतन संयोजन पाया जाता है। फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। और फिर शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में जो है हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट पाया जाता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके एक एक हिमालय की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो हमारे ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का जो सबसे उत्तरी जो भाग है यह ट्रांस हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय के सबसे उत्तरतम दिशा में स्थित है। और ट्रांस हिमालय जो है हमारा, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है ये हिमालय के पूर्व ही हुआ था। तो हिमालय के पूर्व ही इसका निर्माण होने के कारण जो है ट्रांस हिमालय को हिमालय का मुख्य भाग नहीं माना जाता है, बल्कि इसे हिमालय से अलग माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुल 3-4 पर्वत श्रेणी पढ़ना होता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, इसके बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला जो पर्वत है ये है काराकोरम पर्वत, फिर इसके बाद है लद्दाख पर्वत, फिर है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पर है ये कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये जो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये है हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, और ये है हमारा धौलाधर पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर ट्रांस हिमालय की बात की जाए, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय का जो ज़्यादा जो विस्तार है वो तिब्बत में है, इसलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। उत्तर से दक्षिण यदि क्रम की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। इसको याद रखने का ट्रिक है कलेजा। क्या याद रखना है? कलेजा। कलेजा मतलब क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, फिर पीर पंजाल और धौलाधर को याद कर लेना था। उससे उत्तर से दक्षिण जो क्रम हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। और पीर पंजाल और धौलाधर जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आते हैं। अब हम बात करते हैं महान हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में जो है महान हिमालय स्थित है, और यह सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। और इसी में जो है हमारा सबसे विश्व का जो ऊंचा जो चोटी है वह हमारे महान हिमालय में पाया जाता है। सबसे बात करते हैं यदि माउंट एवरेस्ट की, तो हमारे विश्व का जो ऊंचा जो चोटी है महान हिमालय के अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर, या कहीं कहीं 8850 मीटर भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचा चोटी, तो भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम का भाग है, काराकोरम का हिस्सा है। और काराकोरम जो है हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, यह मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है हमारे भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है यह है 8611 मीटर। और अगर यदि यही हिमालय में स्थित भारत के सबसे ऊंचा चोटी पूछ दिया जाए, तो हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, यह है कंचनजंगा। इसका जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। यहाँ पे 2 प्रकार का प्रश्न बनता है सबसे ऊंची चोटी से। सबसे पहले पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर सिर्फ भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाए तो भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है बिना किसी डाउट के केटू या गॉडविन ऑस्टिन ही होगा, जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है। और अगर यही पूछता है हिमालय में स्थित, क्योंकि ये केटू जो है भारत के हिमालय में स्थित नहीं है, बल्कि यह ट्रांस हिमालय का काराकोरम पर्वत श्रेणी का है, और काराकोरम हिमालय जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो यह मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं होता है। लेकिन ये यदि क्वेश्चन में हिमालय भी जोड़ दिया जाए कि हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो उसका जो आंसर होगा कंचनजंगा होगा। और केटू जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, और कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो महान हिमालय के बाद जो है यहाँ पर मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है। और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती है। इन घाटियों को जैसे कश्मीर घाटी, मंसूरी घाटी, लाहौल स्पीति, मनाली, ये सब जो है घाटियाँ जो है ये हमारे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। लघु हिमालय में जो है एक घास का छोटा छोटा मैदान पाया जाता है, घास का मैदान पाया जाता है, घास का मैदान पाया जाता है लघु हिमालय में। और इस घास के मैदान को जो है पश्चिम कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। इस घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है।
जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जो है घास का मैदान है। और इसे उत्तराखंड में जो है बुगियाल या प्यार कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने जो है मतलब मध्य हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो हिमालय का जो दक्षिणतम जो भाग है वो शिवालिक हिमालय है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। तो पश्चिम में जो घाटियाँ पाई जाती है इसे हम बोलते हैं दून, जैसे देहरादून। पश्चिम में जो घाटियाँ पाई जाती है उसे बोलते हैं दून, जैसे देहरादून। और पूर्व में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उसे बोलते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार। ये इसी के अंतर्गत आता है। तो हमारा हिमालय जो है हमारे पूर्वी राज्यों में भी फैला हुआ है, जिसे हम लोग जो है उत्तरांचल हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये उत्तर पूर्व का जो 7 राज्य है इसमें जो फैला हुआ हिमालय, इसे ही उत्तरांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। तो तो इसके अंतर्गत जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणी पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यदि अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे आता है दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये पश्चिम से पूर्व इसी प्रकार क्रम में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। इसका पश्चिम से पूर्व जो यही क्रम है, यही क्रम आपको ध्यान में रखना है। और फिर जब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश से जब नीचे आते हैं तो नागालैंड में नागा पहाड़ी मिलता है। इस सबको याद करना आसान है, जैसा राज्य उसी प्रकार से नाम भी है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी, और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, और असम में एक मिलता है मिकिर पहाड़ी। असम में मिलता है मिकिर पहाड़ी कहाँ मिलता है? असम में। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी, और एक मिकिर पहाड़ी जो है वो असम में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं मेघालय की, तो यहाँ पर जो मेघालय जो स्थित है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और चेरापूंजी पाया जाता है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब हम लोग जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने पश्चिमी और पूर्वी घाट की, तो हमारे पश्चिमी तट पर जो घाट जो पाया जाता है, जो पर्वत जो श्रेणी है, उसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। और हमारे पूर्व में जो पर्वत श्रेणी पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। तो हमारा जो पश्चिमी घाट है ना, यह ज़्यादा उठा हुआ है, यानी कि इसका ऊंचाई ज़्यादा है, और पूर्वी घाट का जो ऊंचाई है ये कम है, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पश्चिमी घाट है यह एकदम सतत है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यह पूर्वी घाट जो है जगह जगह टूटा हुआ है। तो क्यों टूटा हुआ है? तो यहाँ से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं पश्चिमी घाट से। तो ये बहुत सारी नदियाँ जो निकलते हुए ये पूर्वी घाट को काटते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो इसलिए जो है पूर्वी घाट कटा फटा है, और पश्चिमी घाट जो है एक सतत है। और पश्चिमी घाट का जो फैलाव है यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर फैला हुआ है पश्चिमी घाट जो है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। और इसे जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और 16 डिग्री अक्षांश जो है, 16 डिग्री अक्षांश हमारे गोवा के पास जो है, 16 डिग्री अक्षांश जो है हमारे गोवा के पास इस सह्याद्री को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। एक है उत्तरी सह्याद्री और एक है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में एक हमारा चोटी मिलता है महत्वपूर्ण, उसे हम बोलते हैं कलसूबाई। इसका जो ऊंचाई है 1664 मीटर है। और इसी दक्षिणी सह्याद्री यानी कि यह कलसूबाई जो है यह महाराष्ट्र में है। कलसूबाई महाराष्ट्र में। और दक्षिणी सह्याद्री में एक चोटी मिलता है, उसे हम बोलते हैं कुद्रेमुख, जिसका जो ऊंचाई है वो 1892 मीटर है। और यह जो है हमारे कर्नाटक के चिंकमंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर हम सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी की जो ऊंचाई है वह 2695 मीटर है। और यह जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है। यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है, यानी कि पश्चिमी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है अन्नाईमुदी, जिसका जो ऊंचाई 2695 मीटर है, और यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और यह दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा चोटी है। यह दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा चोटी है। दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी यही है, अन्नाईमुदी। और जहाँ पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है इसे हम बोलते हैं नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है इसे हम बोलते हैं नीलगिरी। इसे हम बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी के पास जो एक पर्यटनीय स्थल है इसे बोला जाता है ऊंटी।
ऊटी जो पर्यटनीय स्थल है वो नीलगिरी के पास ही पाया जाता है। और नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है दोदा बेटा। यह दोदा बेटा, और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2636 मीटर है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण क्रम के जो मुख्य प्रमुख जो चोटियां हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट का जो उत्तर से दक्षिण जो चोटी का जो क्रम है, ये सबसे पहले आता है कलसुबाई, फिर आता है महाबलेश्वर, फिर आता है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, फिर आता है नीलगिरी, फिर आता है अन्नामलाई, फिर आता है इलायची की पहाड़ी, फिर आता है कार्डमम की पहाड़ी, फिर आता है कार्डमम की पहाड़ी। ये कलसुबाई और महाबलेश्वर जो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। नीलगिरी जो हमारा तमिलनाडु में है। अन्नामलाई जो है तमिलनाडु और केरल के सीमा रेखा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। इलायची और कार्डमम की पहाड़ी ये दोनों केरल में है। तो पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री बोला जाता है, यह जो है गुजरात से लेके तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो प्रमुख जो चोटी है कलसुबाई जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका जो ऊंचाई वो 1664 मीटर है। और एक है कुद्रेमुख जो कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, इसका जो ऊंचाई वो 1892 मीटर है। और अगर हम बात करते हैं 16 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है हमारे सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। और अगर यदि हम सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सह्याद्री का जो सबसे ऊंची चोटी है वह अनाई मोदी है, जो हमारे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो कि दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा चोटी है। और जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है, इसे हम नीलगिरी बोलते हैं। ऊटी नामक पर्यटनीय स्थल नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा जो चोटी है वो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है, और यह दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और अगर यदि उत्तर से दक्षिण, अगर यदि सह्याद्री के उत्तर से दक्षिण के चोटियों की यदि बात करें, तो सबसे पहले आता है कलसुबाई और महाबलेश्वर। कलसुबाई महाबलेश्वर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा बाबा बुदन की पहाड़ी हमारा जो कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है नीलगिरी हमारे तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है इलायची और कार्डमम जो है हमारा केरल में स्थित है। और हम बात करते हैं पूर्वी घाट के, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है, और यह उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, इसकी जो ऊंचाई है 1501 मीटर है, और ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगर यदि हम पूर्वी घाट के उत्तर से दक्षिण प्रमुख चोटियों की बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आता है महेंद्रगिरी, फिर आता है नल्लामलाई, फिर आता है वेलिकोंडा, फिर आता है पालकोंडा, फिर आता है सेवराय, फिर आता है पंचमलाई, फिर आता है सिरुमलाई, फिर आता है सिरुमलाई। तो अगर यदि हम पूर्वी घाट के उत्तर से दक्षिण के अगर यदि हम क्रम की बात करें, तो सबसे पहले आता है महेंद्रगिरी, फिर आता है नल्लामलाई, फिर आता है वेलिकोंडा, फिर आता है पालकोंडा, फिर आता है जवादी, फिर आता है सेवराय, फिर आता है पंचमलाई, फिर आता है सिरुमलाई। तो इस प्रकार से हमको उत्तर से दक्षिण इसका क्रम याद रखना है। नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा यह जो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जवादी, सेवराय, सिरुमलाई और पंचमलाई यह जो है हमारे तमिलनाडु में स्थित है। तो आज की वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने हिमालय तथा उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में बात किया, और पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में हम लोगों ने समझा। तो आज में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है हिमालय के दर्रा और प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रमुख जो दर्रा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।